नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का आदर्श वाक्य विकास भी विरासत भी सुनिश्चित करता है कि आधुनिकीकरण भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मिटाए नहीं बल्कि उन्हें मजबूत करें। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को 300 मीट्रिक टन आपात राहत सामग्री भेजी। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के साथ संबंध मजबूत हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को अच्छी पहल बताया। और भारतीय निशानेबाज सिमरनप्रीत बरार ने दोहा में निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का आदर्श वाक्य विकास भी विरासत भी सुनिश्चित करता है कि आधुनिकीकरण भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मिटाए नहीं बल्कि उन्हें मजबूत करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए विरासत कभी भी पुरातन के प्रति मोह नहीं रहा है बल्कि यह ज्ञान और समुदाय की निरंतर धारा का प्रतीक रही है। श्री मोदी ने यह बात नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के उद्घाटन समारोह में अपने संदेश में कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करना भारत के लिए बहुत गर्व का क्षण है और कहा कि ये सत्र प्राचीन विरासत और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच एक सेतु का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता की यात्रा इस समझ से बनी है कि संस्कृति सिर्फ स्मारकों या पांडुलिपियों से समृद्ध नहीं होती बल्कि ये लोगों की रोजमर्रा की अभिव्यक्तियों जैसे त्योहारों, रीति रिवाजों, कलाओं और शिल्प कौशल में फलती फूलती है। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि यूनेस्को ने अमूर्त विरासत की सुरक्षा के लिए एक साझा वैश्विक ढांचा बनाने में बदलाव लाने वाली भूमिका निभाई है और भारत को गर्व है कि उसके कई तत्व यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यूनेस्को 2003 कन्वेंशन ने वैश्विक जिम्मेदारी की भावना पैदा की। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। भारत में अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन कल से 13 दिसंबर तक दिल्ली के लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए किया जाएगा। भारत ने इस वर्ष दीपावली पर्व को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने उभरती विश्व व्यवस्था और भारत जापान के बीच घनिष्ठ सहयोग की अनिवार्यता पर चर्चा की। इससे पहले कल फोरम के उद्घाटन सत्र में श्री जयशंकर ने सेमीकंडक्टर सहयोग, रक्षा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सुगम आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना है, जिसमें डिजिटल शासन और क्वाड की भूमिका पर केंद्रित चर्चाएं शामिल हैं। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारत द्वारा श्रीलंका को आपात राहत सामग्री भेजी गई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 300 मीट्रिक टन आपात राहत सामग्री भेजी है, जो तमिलनाडु से भेजी गई 1000 टन की सहायता का हिस्सा है। 700 टन की सामग्री वाला एक और जहाज कल त्रिंकोमली पहुंचेगा। ये सहायता भारत के उच्चायुक्त संतोष झा द्वारा श्रीलंका के मंत्री वसंत समरसिंघे को सौंपी गई। जब ये द्वीपीय राष्ट्र विनाशकारी बाढ़ के बाद हालात से जूझ रहा है, जिसमें 618 लोगों की जान गई और हजारों विस्थापित हुए। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की मानवतावादी मदद निरंतर जारी है। विश्व दर्पण के लिए कोलंबो से मैं अहमद फारूकी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इजरायल के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि इजरायल और भारत के बीच संबंध बहुत मजबूत हुए हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग के कई अवसर मौजूद हैं। अधिकारी ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को भी एक अच्छी पहल बताया। संपर्क, व्यापार और स्थिरता को बढ़ाने के लिए
IMEC एक परिवर्तनकारी परियोजना है। इसे सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। इस समझौते पर भारत, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और कई अन्य G20 भागीदारों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में जॉर्डन और इजराइल ही ऐसे 2 देश हैं जो हस्ताक्षर करने वालों में शामिल नहीं हैं। अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच तीसरे दिन की बातचीत समाप्त होने के बाद ही रूस ने यूक्रेन पर रात भर हवाई हमले किए। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कल रात हुए ड्रोन हमले के कारण यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित रही। क्रेमेंचुक यूक्रेन का एक औद्योगिक केंद्र और सबसे बड़े तेल शोधक कारखानों में से एक है। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों का कहना है कि रूस यूक्रेन में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित करने का प्रयास कर रहा है। पश्चिमी अफ्रीका में बेनिन सरकार ने कहा है कि सशस्त्र बलों ने तख्तापलट का प्रयास विफल कर दिया है। इससे पहले सैनिकों के एक समूह ने राष्ट्रीय टेलीविजन में सत्ता पर कब्जा करने का दावा किया था। आज सुबह सरकारी टीवी चैनल पर 8 सैनिकों ने घोषणा की कि कर्नल टिग्री पास्कल के नेतृत्व वाली एक अन्य सैन्य समिति ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इस समूह ने राष्ट्रपति पैट्रिस टैलोन की जगह लेफ्टिनेंट कर्नल पास्कल डिग्री को सैन्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्री अलासेन सेदू ने कहा कि तख्तापलट की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट अवैध रूप से रह रहे माता पिता से जन्मे बच्चों को नागरिकता के संवैधानिक अधिकार को लेकर सुनवाई पर सहमत हो गया है। इस मामले को अदालत में चुनौती दी गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करने से पहले ही दिन ऐसे बच्चों के लिए जन्म सिद्ध नागरिकता समाप्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन निचली अदालतों ने इस कदम को रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई और फैसला आने में महीनों लग सकते हैं। यह मामला 14वें संशोधन पर केंद्रित है। ये राजनयिकों और विदेशी सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए अपवादों के साथ अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की गारंटी देता है। नेपाल में निर्वाचन आयोग ने अगले साल 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों को 20 सूत्री निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने उच्च सदन राष्ट्रीय सभा के चुनावों की तिथि अगले साल 26 दिसंबर निर्धारित की है। इस बीच नेपाल ने नगद लेन देन की नई सीमा तय की है। 5 लाख रुपए से अधिक के लेन देन अनिवार्य रूप से बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से करने होंगे। पाकिस्तान के अधिकारियों ने क्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य हिस्सों में एक बार फिर मोबाइल फोन इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का निर्णय सुरक्षा चिंताओं के कारण लिया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। दोहा में ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल्स 2025 में सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर 3 पोजीशन में और अनिश ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सिमरनप्रीत ने फाइनल में 41 का स्कोर करते हुए यांग जिन के जूनियर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और दिन का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं ऐश्वर्य ने 413.3 अंक हासिल करते हुए रजत पदक जीता और अनिश ने 31 अंकों के साथ 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इधर बैडमिंटन में संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। संस्कार ने फाइनल में मिथुन मंजुनाथ को 50 मिनट तक चले मुकाबले में 21-11, 17-21, 21-13 से हराया। ये संस्कार का पहला सुपर हैंडेड खिताब है। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा उप विजेता रही। उन्हें आज खेले गए फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे की तुंग सियो तांग से 18-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष डबल्स फाइनल में पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय और साई प्रतीक की जोड़ी को भी मलेशिया के खान खाई जिंग और अरोन ताई की जोड़ी से 13-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का आदर्श वाक्य विकास भी विरासत भी सुनिश्चित करता है कि आधुनिकीकरण भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मिटाए नहीं बल्कि उन्हें मजबूत करें। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को 300 मीट्रिक टन आपात राहत सामग्री भेजी।
इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के साथ संबंध मजबूत हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को अच्छी पहल बताया। और भारतीय निशानेबाज सिमरनप्रीत बरार ने दोहा में निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।